चलिए, बहुत बहुत यहाँ पर एक बार फिर स्वागत है तमाम एमपी न्यूज टीवी के दर्शकों का। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं दिनेश चौहान, जो कि नेतृत्व कर रहे हैं तमाम बेरोजगार युवाओं का। राजधानी भोपाल में सीधे तौर पर ललकार रहे हैं सरकार को और कह रहे हैं कि जो तमाम नौजवान युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के द्वार खोलेगा उनके लिए वोट की बहार है, बाकी लोगों के लिए तो ताला लगा है साहब। बहरहाल यहाँ पर लाइव हमारे साथ दिनेश जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने इस क्रांति का शंखनाद किया? और ये जो उपचुनाव की बेला है, क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक दल जो हैं ऐसे में जो वादे और इरादे जाहिर करते हैं उनमें कहीं कोई चुनावी वादे ना छुपे हों? इसलिए आपने क्या रणनीति तैयार की है और बेरोजगार युवाओं का अंतिम फैसला क्या है? कहां जाकर कि इस उपचुनाव की बेला में ये जो बेरोजगार युवा हैं उनका रुख तय हो पाएगा और कैसे आपकी ये जो लड़ाई है ये लंबी चलने वाली है? देखिए, अभी फिलहाल बहुत बड़ा एक मुद्दा जो अभी चल रहा है वो बेरोजगारी का, तो उसका पहले जवाब देना चाहता हूं मैं। बेरोजगारी युवा भूखा है, भूखा प्यासा बैठा है। आप देखिए सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिव, आपके भी चैनल है, जहां भी देखिए एक ही चीज चल रही होती। किसी मीडिया में कोई मंत्री कितना भी अच्छा भाषण दे रहा होता है, एक ही चीज चल रही होती है, एमपी पुलिस भर्ती दो, एमपी गवर्नमेंट भर्ती दो, वी वांट एमपी पुलिस भर्ती, वी वांट एमपी गवर्नमेंट भर्ती। इसका मतलब है आज युवा नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं सुनना चाहता। आप भाषणबाजी बंद करो, अपनी नोटिफिकेशन दो, उसके बाद बताना कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। क्या 1947 में हुआ, कब ट्रेन चली, कब क्या हुआ, चाइना युद्ध, ये सब छोड़ो। आर्मी बैठी है, आपको नहीं लड़ने जाना है, आप जहां पर हो, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ी दुश्मन बेरोजगारी है। उस का, उस बीमारी से हमें लड़ना है। रहा सवाल उपचुनाव का गेम चेंजर, तो साहब ये तो उपचुनाव की बात कर रहे हैं। जब बेरोजगारी की एक स्तर बढ़ता है और जब बेरोजगार परेशान होता है और जब युवा इकट्ठे होते हैं तो पूरे के पूरे चुनाव का इतिहास बदल देते हैं। वो एग्जाम्पल आपको पता होगा दिल्ली का, बड़े बड़े कद्दावर नेता, मतलब बड़े पूरी पैसे लगा दिए, सियासत लगा दी, लेकिन सियासत नहीं बचा पाए। ये तो सिर्फ 27 सीटों की बात है और आपको पता 40 लाख युवा जिधर 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 मोड़ कर देगा उधर तो बैलेंस ऐसे हो जाएगा सीधे सी तौर पर। और अभी भी मौका है, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं, माननीय शिवराज सिंह सरकार से कहना चाहता हूं, विपक्ष के नेता से कहना चाहता हूं कि साध सको तो साध लो, क्योंकि फिर ना लगेंगे बटेर। सिंपल है सर, क्योंकि ये जो जिधर जाएगा उधर करेगा। आपको पता है साहब, कांस्टेबल एसआई की तैयारी कौन करता है? एक गरीब मजदूर का करता है, एक किसान का बच्चा करता है, रेडी वाले का बच्चा करता है। कभी आईएएस आईपीएस का बच्चे को आपने कांस्टेबल तैयारी करते देखा है? किसी मंत्री के बच्चे को आईएएस तैयारी करते देखा है? अर्थात जिन किसानों के लिए योजनाएं चला रहे हैं वो उन्हीं में से एक पढ़ा लिखा बेरोजगार किसान है, ये जो युवा है। तो इसकी पॉलिसी को इंक्लूसिव तो करना ही होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी का, मैं नहीं कहता सर को सरकारी नौकरी दो, लेकिन जब एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन निकलता तो लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर आजीविका मिलती है। उदाहरण समझाता हूं मैं। अभी मान लीजिए 15,000 का कांस्टेबल का एक एग्जाम के नोटिफिकेशन निकालते हैं, जैसे निकालते हैं तो लाखों छोटे बड़े कोचिंग सेंटर उससे जुड़ते हैं, उनका लालन पालन तुरंत शुरू हो जाता है। उसी की वजह से एक जो टिफिन सेंटर वाले उनका काम शुरू हो जाता है, किताब वालों को काम शुरू हो जाता है, मैगजीन वालों को काम शुरू हो जाता है, साथ में दुकान वालों को काम शुरू हो जाता है, पेन कॉपी किताब राइटर वालों को थोड़ा अच्छी चीज मिलने लगती है और एक प्रदेश में पॉजिटिविटी आ जाती है। छोटे से लेके बड़े कोचिंग जो है चलाना शुरू कर देते हैं, कोर्स शुरू कर देते हैं, तो बड़े कोचिंग जो अच्छा कमाते हैं उनसे आप टैक्स भी ले सकते हैं। मतलब आपने एक अधिसूचना जारी की और आपको कितना फायदा है। सरकार पता नहीं इधर क्यों नहीं देखती है, मेरे समझ में नहीं आता है कि सरकारी नौकरी एक व्यक्ति पाता है लेकिन उससे 3 परिवार समृद्ध होते हैं। एक समझने का प्रयास करिए कि जब प्रदेश में इस प्रकार से ना प्राइवेट नौकरियां इतना ज्यादा उत्पन्न नहीं कर पाते हैं आप, जब प्रदेश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप नहीं है, तो सरकारी नौकरी कितनी आवश्यक है। और साहब आपको बता दूं, अच्छा आपने संज्ञान लिया, सरकारी भर्तियां ना निकालने की एक सबसे बड़ी मूल वजह है, जब सरकार थी तो सरकार ने क्या काम गलत, घटाने की जगह रिटायरमेंट की बढ़ा रहे हैं। ये बताइए 62 साल के व्यक्ति से आप उम्मीद करते हैं कि राज्य की सुरक्षा हो पाएगी? आज आपको पता है कितने एक्सपर्ट और कितने स्मार्ट तरीके से ये क्रिमिनल हो चुके हैं। आपको लगता है कि उनके पीछे दौड़ पाएंगे? आजकल तो क्रिमिनल ज्यादा जिम जाते हैं। आपको लगता है 62-63 साल जिसको शुगर है, जिसको बीपी है, इन सब चीजों की बीमारी है, वो जाके दौड़ेगा उनके सामने? आपको लगता है कि सुरक्षित है राज्य? साहब ये बड़ी समस्या है, बल्कि एज को भी 62 से 63 से कम करके उनको 60 करिए, ये सब दूर करिए। पुलिस वालों के भाइयों के साथ मैं उन सभी पुलिस वाले भाइयों को सलाम करता हूं, जय हिंद करता हूं, खासकर कांस्टेबल वर्ग को। साहब आपको पता होना चाहिए, अगर आपका कोई परिवार का व्यक्ति पुलिस में होगा तो, मैं चूंकि था, 18 से 19,000 रुपए सैलरी मिलती है, 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद 15 रुपए मिलता है साइकिल का खर्चा मंथली। ये बताइए मुझे
एक तरफ जहां विधायकों की सैलरी, आईएएस आईपीएस की सैलरी बढ़ रही है, उनकी सैलरी घट रही है। प्रदेश में अभी एक नया नियम लाया गया है, 226 जेल प्रहरी की भर्ती। सुनिएगा, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, क्योंकि जीरा भी ऊंट के सामान्य थोड़ा सा ठीक होता है। 40 लाख युवाओं के बीच में 226 भर्ती दे दिए गए। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा। सुनिएगा, नोटिफिकेशन में लिखा है पहले साल 70% सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, चौथे साल 100%। मतलब 18,700 सैलरी मिलेगी चौथे साल। मतलब 70% 18,700 का हुआ 12 से 13,000। मतलब उस व्यक्ति से कहा जा रहा है कि आप 12,000 रुपए की सैलरी लो और बेटा जय हिंद जय भारत करके सत्यमेव जयते कहो और इंकलाबी नारा दो और कहो 24 घंटे ड्यूटी करो ईमानदारी पूर्वक। आपको लगता है कि 12,000 में भोपाल जैसे शहर में, इंदौर जैसे शहर में कांस्टेबल ड्यूटी कर पाएगा? एक जेल प्रहरी ड्यूटी कर पाएगा? कितनी सारी इनकी अनियमितताएं हैं, ये क्यों नहीं ध्यान देते हैं? मेरा 80,000 से ज्यादा कांस्टेबल पीड़ित है बेचारा, उसको ना छुट्टी देते हो आप, ना उसको किसी प्रकार की जरूरतों को उसको पूरी कर पाते हैं आप। क्यों, क्या गलती करता है वो? 1900 ग्रेड पे को बढ़ाकर राजस्थान ने 2400 कर दिया, तो आप भी कर दो ना। आपकी सुरक्षा में लगातार लगा हुआ है, जहां देखो वहां लड़ता है ताकि आपको चोट ना आए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्या आपको उसकी दिक्कत नहीं दिखती? उस कांस्टेबल की, उस पुलिस वाले की दिक्कत नहीं दिखती आपको? मैं तो सम्मान करता हूं सर उनका कि अपनी जान दांव पे लगा करके नौकरी करते हैं। अभी देखिए कोरोना काल में आपने देखा होगा, हम सब अपने घरों में बैठे थे और वो कोरोना योद्धा, कोरोना वीर पुलिस वाले बाहर ड्यूटी पे थे ही नहीं सर? बताइए साहब, क्या उनके माँ बाप, क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनकी बीवियां नहीं रोती उन्हें कि तुम मत जाओ? लेकिन वो बोले नहीं, क्योंकि मुझे पहले देश को बचाना है। उनके साथ इतना गलत क्यों किया जा रहा है उस कांस्टेबल के साथ? चलिए, भगत सिंह की तरह ही यहां पर क्रांति की बात कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक नौजवानों को यहां पर नौकरी नहीं मिल जाती, पुलिस भर्ती शुरू नहीं हो जाती, शिक्षक भर्ती शुरू नहीं हो जाती, पीएससी को लेकर तमाम तरह की ओपनिंग नहीं हो जाती, तब तक तो लगता है कि ये जो बेरोजगार संगठन है, या कहा जाए बेरोजगार मोर्चा है, ये इसी तरह से मैदान में डटा रहेगा। और जैसा कि दिनेश चौहान लगातार यहां पर एमपी न्यूज के दर्शकों को भी बता रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये लंबा चलने वाला है। पुलिस भर्ती से लेकर शिक्षक भर्ती तक तमाम जो 40 लाख युवा हैं, जब तक उनके लिए रोजगार के नित नए अवसर पैदा नहीं करेगी सरकार, जब तक सियासी दलों के कानों पर जूं नहीं रेंगेगी, तब तक तो मध्य प्रदेश का ये जो नौजवान है, जो युवा है, इसी तरह से सड़कों पर बना रहेगा। हमारे साथ लाइव बने हुए हैं दिनेश चौहान, जिनकी आवाज को सुनने के लिए, जिनके तमाम सवालों के जवाब को देखने के लिए लाखों की संख्या में दर्शक जो हैं फिलहाल एमपी न्यूज टीवी के साथ जुड़े हुए हैं। आप कहीं मत जाइएगा, लगातार दिनेश चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके असल मकसद के बारे में भी हम आपको बताएंगे और लगातार इस खास शो में आपको यह भी बताएंगे कि कैसे दिनेश चौहान ने पूरी रणनीति तैयार की, पूरा खाका खींचा कि सही वक्त पे यहां पर जब लोहा गर्म हो, जब हथौड़ा मारा जाए, ताकि बेरोजगार युवाओं की बात सुनने के लिए तमाम सियासतदार भी मजबूर हो जाएं। कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज टीवी के साथ।